सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज द पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो हम जो है पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हैं और फटाफट इसको ट्राई करते हैं ओवर करने का। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है हमारा मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, फर्स्ट पार्ट आता है। वैसे देखा जाए तो पोर्टफोलियो जो है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। कभी अवेलेबल नहीं हो तो मैं आपको नोट्स में आपको ड्राइव में अवेलेबल करवा दूँगा। तो देखा जाए तो 5 पार्ट्स में है पोर्टफोलियो। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपिटल मार्केट थ्योरी। ठीक है, तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, कैपिटल मार्केट थ्योरी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 5 कॉन्सेप्ट्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। ठीक है, इसको ठीक है हैरी मार्कोविट्ज ने जो है ये थ्योरी इन्होंने लेकर आए हैं थ्योरी। ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो तो होता है बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। द होल पर्पस ऑफ एमपीटी का पूरा पर्पस है टू एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि एक्सप्लेन करना डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट, मतलब कि जितनी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सब्जेक्ट टू को रिलेशन को देखते हुए, क्योंकि को रिलेशन कम होगा तभी जो है रिस्क रिडक्शन होगा। तो बस वही बोला गया है कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है को रिलेशन। ठीक है, अब यही बात हुई थी कि डिपेंड अपॉन द को रिलेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है, डाइवर्सिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द को रिलेशन एंड लोअर द को रिलेशन हायर द रिस्क रिडक्शन। तो अगर को रिलेशन कम होगा तो रिस्क रिडक्शन भी ज़्यादा होगा, मतलब कि कम को रिलेशन पे बहुत ही कम रिस्क रहेगी, ऐसा बोलो। लोअर द को रिलेशन, कम को रिलेशन पे कम रिस्क, तो कम को रिलेशन पे जो है कम रिस्क है। ठीक है, अब उसके बाद आती है बात एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ सिंगल स्टॉक। अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे वो सिंगल स्टॉक पे। ठीक है, कैलकुलेशन क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑन ना सिंगल स्टॉक, तो हम सिंगल स्टॉक पे कैलकुलेशन करेंगे। तो आती बात सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। तो बोला है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क जो है वो पास्ट डेटा के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो पास्ट डेटा आता है। ठीक है, तो पास्ट डेटा है। ठीक है, अगर 1 में देके रखा है पास्ट डेटा, तो इस तरीके से जो है 2 में क्या दे के रखा होगा, 2 में फ्यूचर डेटा दे के रखा होगा। देखते हैं फ्यूचर डेटा है क्या कुछ। ओके, 2 में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब फ्यूचर डेटा या बोल सकते हैं एंटी डेटा। तो पास्ट डेटा की बात करें तो पास्ट डेटा में क्या बोले, सबसे पहले किस तरीके से जो आप हो रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करोगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा कैलकुलेट एनुअल रिटर्न, या अपन बोल सकते हैं कि जो रिटर्न देके रखा है वो आता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमने देखा। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न में क्या है, एनुअल रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा समझो, स्टेप वाइज हम समझते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो हमारा एनुअल रिटर्न है वो चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन प्राइस जैसे 1 ईयर टू सेकेंड ईयर जैसे प्राइस में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन प्राइस प्लस इनकम डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस। तो चेंज इन प्राइस ईयर टू ईयर, ऐसा बोलो। तो जो चेंज इन प्राइस है वो ईयर टू ईयर है, प्लस इनकम है डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस है। तो जो इस तरीके से जो है इंटू 100 करा। अब जो है ये हमारा एनुअल रिटर्न हुआ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है, हमने हमारा एनुअल रिटर्न कैलकुलेट किया कि चेंज इन प्राइस है, इनकम है, इनकम में यूजुअली डिविडेंड ही होगा। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस और डिविडेंड है और डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस, ये हमारा एनुअल रिटर्न आया। एनुअल रिटर्न हमने कैलकुलेट किया। अब एनुअल रिटर्न की बेसिस पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, अब पास डेटा देके रखा है तो डिवाइड बाय एन होगा। ठीक है, तो डिवाइड बाय एन होगा एंड देन जो है रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट होगा। सी, आपने चेंज इन प्राइस, ये जो एक्स आएगा ये एक्स वैल्यूज़ में आएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स है, ये एनुअल रिटर्न ये एक्स है, ये एक्स वैल्यूज़ में नहीं, ये परसेंटेज में रहेगा। सॉरी, एक्स जो वैल्यूज़ में नहीं है परसेंटेज में रहेगा। तो एक्स जो है हमारा वैल्यू में नहीं रहेगा, एक्स रहेगा हमारा परसेंटेज में। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात आती है तो फिर जो है समेशन एक्स डिवाइड बाय एन तो कभी लेंगे। और रिस्क और ठीक है, इसको हम एक्स बार बोलेंगे। और रिस्क इन एक्सपेक्टेड रिटर्न में एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा, उसका समेशन होगा। मतलब कि हम हर ईयर का कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, जो भी कैलकुलेट होगा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड का होल स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव करना है। उसका समेशन करेंगे एंड डिवाइड बाय एन करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा डिवाइड बाय एन करके इसको अंडर रूट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, यही हमारा रिस्क होता है। ठीक है, अब जैसे कि
क्वेश्चन में बोल के रखा है ईयर 2001, 2, 3, 4, 5, ये 5 साल का डेटा दे के रखा है। क्लोजिंग प्राइस दे के रखी है, देखो ईयरली डेटा दे के रखा है और DPS दे के रखा है। सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा कि रिटर्न कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमको एनुअल रिटर्न पूछा है। अब एनुअल रिटर्न पूछा है तो हमने क्या पढ़ा था कि एनुअल रिटर्न होता है चेंज इन प्राइस। तो 2001 में आप चेंज तो निकालने से रहे, 2001 में आप चेंज तो निकालने से रहे 2002 में। सो इधर हमने जो है चेंज इन प्राइस कैलकुलेट किया एंड चेंज इन प्राइस और चेंज इन प्राइस प्लस इनकम, तो इस तरीके से हमने जो है एनुअल रिटर्न कैलकुलेट किया। तो 2001 में तो कैलकुलेट करने से रहे 530 माइनस 500 हमने चेंज इन प्राइस कैलकुलेट किया 30, साथ ही साथ 15 डिविडेंड पर शेयर है 30 प्लस 15 और डिवाइड बाय हमने किया 500, क्योंकि चेंज इन प्राइस है ना, चेंज इन प्राइस इनकम डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस बोला है। तो इस तरीके से जो है 530 माइनस 500 डिवाइड बाय 500 इंटू प्लस, ठीक है, 530 माइनस 500 प्लस 15 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये 9% हमारा है। 2003 की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है कि 550 माइनस 530 प्लस देखा जाए तो 25 डिवाइड बाय 530, 8.49%। 510 माइनस 550 तो ये आया हमारा 40, ये माइनस 40 आया, ठीक है, प्लस 25 माइनस 15 आया डिवाइड बाय 550 इंटू 100, तो ये हमारा आया, ठीक है, 6.36%। और फिर 535 माइनस 510 डिवाइड बाय 510, ओके, 535 माइनस 510 प्लस 10 डिवाइड बाय 510 इंटू 100, 6.86% आया। इस तरीके से जो है हमने एनुअल रिटर्न कैलकुलेट किया। अब देखो, जब एनुअल रिटर्न ईयर वाइज दे के रखे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है या रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जब हम कैलकुलेट करते हैं तो बाकायदा पास डेटा दे के रखा है, ठीक है, ये रिटर्न का पास डेटा दे के रखा है। ये कोई तरीका नहीं होता है ये से कैलकुलेट करने का, दिस इज़ नॉट द वे कि आपने पूरा ऐड कर दिया डिवाइड बाय 5 कर दिया, ठीक है। इससे बेटर है कि आप टेबल बना दो, ठीक है। तो जो आप टेबल बना दो ज़्यादा बेटर तरीका होता है, जिसमें आप जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। सबसे पहले एक्चुअल रिटर्न नहीं निकालना, एवरेज रिटर्न नहीं निकालना है आपको, रिटर्न नहीं निकालना है आपको, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, ठीक है। जब एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात आएगी तो ये जो 13% है ये आपका एक्स होगा, ठीक है, सॉरी 13% आपका होगा एक्स बार, ठीक है। तो अब सुनो, आपने क्या किया, जब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, फॉर्मूला इसका, अगर पुराने डेटा दे के रखा है तो x माइनस एक्स बार, तो क्या होगा इसका x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो समेशन जो है इसका x माइनस एक्स बार, ठीक है। तो जब एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात आती है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात आती है तो आपने जो ऐसे कैलकुलेट किया 10 प्लस 15 माइनस 5 20 और प्लस 25, तो ये जो है ये कोई सही तरीका नहीं कि 13% ऐसे कैलकुलेट करने का। बेटर है कि आप टेबल बनाओ क्योंकि आपको रिस्क भी निकालना है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा था मैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न है, पास डेटा है, या तो PX हो जाएगा या तो समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n, अब समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n है तो ये समेशन ऑफ x देख रखा है डिवाइड बाय n के, तो आया हमारा x बार 13%, तो समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n x बार हमारा 13% आया। अब पॉइंट ये है कि x बार 13% है, ठीक है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है ये हमारा आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा रिस्क, तो क्या होगा रिस्क होगा x माइनस एक्स बार, जैसे 10 माइनस 13, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार हमने कैलकुलेट किया, x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करने के बाद x माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर, क्योंकि हमको नेगेटिव को करना है पॉजिटिव, और समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, इसका अंडर रूट होता है हमारा रिस्क। तो समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय n, ये 5 है, डिवाइड बाय n, और अंडर रूट करा, तो इस तरीके से हमारा 10.30% आया, ये हमारा रिस्क आया। प्रोबेबिलिटी की बात करें, जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो जो हमारा रिटर्न है वो रिटर्न जो है समेशन x डिवाइड बाय n नहीं होते हुए समेशन PX हो जाता है। आती बात जब रिस्क की बात आती है तो हमको समझना पड़ेगा, जब रिस्क की बात आती है तो हमको कैसे करना है। जब रिस्क की बात आती है तो हमको क्या करना रहता है, PX माइनस एक्स बार, ठीक है, PX माइनस एक्स बार को होल स्क्वायर,
ठीक है। तो समेशन करना है पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब प्रोबेबिलिटी और रिटर्न की बात करिए, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है, या समेशन पी एक्स होता है। तो समेशन पी एक्स हुआ तो 25 इंटू 0.25, 15 इंटू 0.30, 10 इंटू 0.20, 5 इंटू 0.25, 14 आया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। रही जब बात आती है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आती है तो वो कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, ये प्रोबेबिलिटी देके रखा है, हमने जो है एक्स बार निकाल लिया है, समेशन पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हमने एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का हम कैलकुलेशन करेंगे, पी एक्स माइनस एक्स बार का कैलकुलेशन हम करेंगे, उसका समेशन करेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा उसको अंडर रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिस्क। तो ये है एक्स और पी, तो पी एक्स करा, ठीक है, तो पी एक्स करा तो डिवाइड बाय एन करने की जरूरत है नहीं, 14% हो जाएगा। अब एक्स माइनस एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो 25 माइनस 14, 15 माइनस 14, 10 माइनस 14, 5 माइनस 14, इस तरीके से हम जो है कैलकुलेशन करेंगे एक्स माइनस एक्स बार का। इनफैक्ट हम होल स्क्वायर भी करेंगे और बाकायदा उसको पी से मल्टीप्लाई करके जो हमारा समेशन आएगा पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसको करेंगे हम अंडर रूट, और अंडर रूट करने के बाद जो है 5.17% आएगा हमारा। आती बात कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ऐसा है कि ईजी है समझना इसको भी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि 1% रिस्क पे कितना रिटर्न है, या सॉरी 1% रिटर्न पे कितना रिस्क है। तो सी भी जो होता है 1% रिटर्न पे कितना रिस्क है, तो बेस हमारा रिटर्न है, ऊपर है हमारा रिस्क, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो लोअर द बेटर, क्योंकि जितनी कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, जैसे 1% है, जितनी कम रिस्क पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है उतना बेटर है। तो हाई द सी वी हाई द रिस्क, सी वी ज़्यादा होगा तो रिस्क भी हमारा हाई होगा, ठीक है। तो हाई द सी वी हाई द रिस्क, सी वी हमारा ज़्यादा हुआ तो हमारा रिस्क भी ज़्यादा होगा, तो लोअर द बेटर। फिर आती बात क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको समझते हैं। स्टॉक कॉस्टिंग 120 है, कोई डिविडेंड पे नहीं हो रहा है। स्टॉक कॉस्टिंग 120 है, कोई डिविडेंड पे नहीं है। द पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द स्टॉक, स्टॉक की जो पॉसिबल प्राइसेस है दैट द स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टॉक की कॉस्टिंग 120, कोई डिविडेंड नहीं है। पॉसिबल प्राइसेस दैट द स्टॉक माइट सेल, ये पॉसिबल प्राइसेस है कि ये जो है सेल हो सकता है, तो पॉसिबल प्राइसेस है, तो पॉसिबल प्राइसेस है, चलो तो स्टॉक है 120, कोई डिविडेंड नहीं है, और पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द स्टॉक है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी क्या है कि 115 है, ये पॉसिबल प्राइसेस है। ये ईयर वाला डेटा नहीं है, ये ईयर वाला डेटा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉसिबल प्राइसेस देख रखी है, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब क्या होगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमको वैसे भी जो है 120 देख रखा है, 120 में से 115 का डिफरेंस कैलकुलेट किया, ये हमारा आया, जैसे कि चेंज इन प्राइस हमारा जो होता है, जैसे कोई डिविडेंड है नहीं पर चेंज इन प्राइस तो है, तो सेंस ऑफ चेंज इन प्राइस है तो हमने लिया, तो 120 में से 115, ठीक है, तो -5 हो, ठीक है, -5 डिवाइड बाई 120 करा हमने, इंटू 100 किया तो हमारा रिटर्न आया। अब मेरे को बताओ जब अगले साल का रिटर्न होगा तो अगले साल का रिटर्न 115 माइनस 120 नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है ईयर वाइज डेटा नहीं है, ठीक है, ये तो प्रोबेबिलिटी है कि एंड ऑफ द ईयर में ये इस तरीके से बिक सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। और 120 जो है स्टार्टिंग में देकर रखा है जिसको कोई डिविडेंड नहीं है, तो हमको समझना पड़ेगा 120 है जिसको कोई डिविडेंड नहीं है, और ईयर एंड पे जो है हमें ये पॉसिबल प्राइसेस है, ये ईयर वाइज डेटा नहीं है कि 1 साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, 5वें साल का। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं 120 माइनस 115 करते, 125 माइनस 120 करते, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब सिंस ये प्रोबेबिलिटी है तो हमको समझना पड़ेगा कि अब ये प्रोबेबिलिटी तो हमको ये समझना पड़ेगा, तो हमको समझना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो इधर कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन रादर देन ईयर वाइज होने के, ये कैलकुलेशन ऐसा होगा कि 120 माइनस 115, ये -5 हुआ, -5 डिवाइड बाय 120, ये हमारा है 4.17%, ये 4.17% है, ठीक है, यह है 4.17%, वो भी नेगेटिव में,
सो इस तरीके से जो है अगले साल का क्या है, दूसरा देखें तो जो है हमारा 120 माइनस 120, ठीक है, तो ये 0 आया, समझो। इधर x जो है वो परसेंटेज में आएगा, x परसेंटेज में आएगा, x हमारा जो है परसेंटेज में आएगा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी भी है तो px आ जाएगा। तो x परसेंटेज में है, प्रोबेबिलिटी है, px आ जाएगा, ठीक है। px है तो x बार निकल जाएगा, तो यही है, ये x हमारा परसेंटेज में है, प्रोबेबिलिटी है, px आ जाएगा, x बार आ जाएगा, x बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x बार आ गया, x बार आके वही x माइनस एक्स बार, ठीक है, तो x ही देख रखा है सब, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार है, ये x हमारा रिटर्न है, ये x हमारा ये नहीं है, x हमारा रिटर्न, एनुअल रिटर्न इन परसेंटेज। तो इधर जो हमारा x है वो एनुअल रिटर्न है परसेंटेज में रादर देन प्राइस। ये हमारा एनुअल रिटर्न है, px है, x माइनस एक्स बार आया, ठीक है, और px माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो px माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का समेशन करा, अंडर रूट करा, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन आया, ठीक है। और एक्स रिटर्न जो हमारा जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न 7.083 वो तो है ही, ठीक है। तो px तो हमारा है ही, x बार हमारा 7.083 हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो इस तरीके से हमने जो है कैलकुलेशन करा। अब आती बात कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न की, तो रिटर्न का कैलकुलेशन हम कर तो चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन हम कर तो चुके हैं। अब हमको क्या देखना है, देखते हैं, समझते हैं। स्टॉक ऑफ ABC प्रेजेंटली ट्रेड हो रहा है 1000 पे, फॉलोइंग टेबल पॉसिबल डिविडेंड, ठीक है, ये पॉसिबल डिविडेंड है फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर्स। अब ईयर्स फॉर द कमिंग ईयर्स, स्टॉक प्राइस एट द एंड, ये एट द एंड ऑफ ईच ईयर बोला है, क्या बोला, प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब जो डेटा देके रखे है वो ईयर के डेटा देके रखे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। प्रेजेंटली आपका जो है वो 1000 पे ट्रेड हो रहा है, पॉसिबल डिविडेंड है, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर प्राइस है। तो इधर जो रिटर्न है जो है 1000 माइनस 800, तो जो हमारा 200 का रिडक्शन हुआ है प्लस 40 का गेन हुआ है, तो 160 का रिडक्शन, ठीक है। तो 160 का रिडक्शन डिवाइड बाय बिगिनिंग प्राइस, 160 डिवाइड बाय बिगिनिंग, 160 डिवाइड बाय 1000, ये बिगिनिंग ये 100% है। इस तरीके से हमें जो है 400 इधर जो है, ओके। अब जो प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर है ना, समझो ये जो वापस गड़बड़ हुई, ये ईयरली डेटा है कि ये ईयर वाइज डेटा है कि एक ईयर के डेटा है। सी, जब ईयरली वाइज डेटा होते हैं, तो एक ईयर, ईयरली वाइज मतलब मोर देन 1 ईयर्स का डेटा होता है, तो ऐसे केस में जिस भी ईयर का डेटा है वो अपने आप में 100% है, ठीक है। जब जो है ईयर वाइज डेटा होता है तो हर डेटा 100% है, पर इधर जो है ईयर वाइज डेटा नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो प्राइस जो है इसकी प्रोबेबिलिटी दे के रखिए, ठीक है। तो ये एक ही साल का डेटा है, ठीक है, एक ही साल का डेटा है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ है। तो 1800, ठीक है, ये 400 का रिडक्शन हुआ, ठीक है, और इस तरीके से जो है हमारा प्राइस आया है -16%। रही बात 1000 और 1200 की रहती, तो 200 का इन्हेंसमेंट हुआ, और 200 का इन्हेंसमेंट हुआ, साथ ही साथ 200 का इन्हेंसमेंट हुआ प्लस 40 का हमको गेन, 50 का हमको गेन भी हुआ, ठीक है। तो 250 डिवाइड बाय 1000, 25% आया। इस तरीके से 1000 और 1400 है, 400 का जो है हमें गेन हुआ प्लस 70, 400 का गेन हुआ प्लस 70 डिवाइड बाय 1000, तो 47% इधर आया। तो इस तरीके से जो है हमारा एक्स कैलकुलेट हुआ, पी दे के रखा है तो पी एक्स आ गया, तो हमारा एक्स बार आ गया, तो एक्स माइनस एक्स बार आ गया, और एक्स माइनस एक्स बार तो पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है पी एक्स माइनस एक्स बार का हमने होल स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ EPS, ठीक है। अब हम EPS का कैलकुलेशन करते हैं, ओके। अब क्या बोल के रखा है, अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर इज एनालाइजिंग द शेयर ऑफ PACL, वो PACL के शेयर को एनालाइज कर रहा है जो करंटली ट्रेड हो रहा है 1180 पे, वो 1180 पे करंटली ट्रेड हो रहा है फॉर 1999 और 2000, 1180 पे वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और अर्निंग पर शेयर इसका है 40, अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो निकालना है, पी रेशियो निकालोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर इसका 40 है, ठीक है। द इन्वेस्टर हैज जनरेटेड द फॉलोइंग सिनेरियोस, वो सिनेरियोस है नेक्स्ट ईयर के, ये साल भर का डेटा नहीं है, वो सिर्फ नेक्स्ट ईयर का डेटा है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर का डेटा नहीं है, विद करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। अब सी, पी रेशियो है, ठीक है, और EPS है,
ठीक है। तो पी रेशियो 20 है, EPS 50 होने, ठीक है, तो और EPS 50 है, इसके चांसेस 20% होंगे। 20 है और EPS 60 है, चांसेस 35% है। अगर आप देखें तो 20 + 30 + 35 + 15 एक तरीके से 100% हो गया। मतलब कि इस कॉम्बिनेशन की, ये बोलना चाह रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन के जो चांसेस है ये है हमारे 20%, और इस कॉम्बिनेशन के चांसेस है वो हमें हमारे 35%, जहाँ पे अब EPS 60 हो, पी रेशियो 30 हो और EPS 50 हो, इसके चांसेस है 30%, और पी रेशियो 30 हो और EPS 60 हो तो इसके चांसेस है 15%, 60 हो। तो इस तरीके से हमको जो है एक्सपेक्टेड रिस्क को रिटर्न निकालना है। सिंपल सी बात है, हमको इधर यू क्या होता है, हमारा चेंज इन इनकम होता है। हमने क्या पढ़ा कि चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन प्राइस प्लस इनकम, ठीक है, ये हमने पढ़ा था रिटर्न जो है। अब इधर भी क्या है, हमको एक्सपेक्टेड रिस्क को रिटर्न निकालना है। जब रिटर्न की बात करें तो EPS 50 × पी रेशियो 20, 1000, ट्रेड हो रहा है 1180 पे। जब ट्रेड हो रहा है 1180 पे और 1000 की वैल्यू हो गई है तो -180 है। अब जो -180 है, तो ये जो -180 है, सिंपल से आज हमको समझना पड़ेगा कि जो -180 है, ये -180 की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 20%, ठीक है। तो -180 की प्रोबेबिलिटी 20% है, ठीक है, यही है, -180 की प्रोबेबिलिटी 20% है। अब ये जो है -180, वही हमने जो बात करी थी कि जो हम 180 कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो 180 कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 180 हमारा वैल्यू में है, एंड x शुड बी इन रिटर्न। अगेन x शुड बी इन रिटर्न इन द सेंस कि ये बोलना चाह रहा हूँ कि x शुड बी इन परसेंटेज। तो -180 बोल दूंगा, ठीक है, पर -180 डिवाइड बाय, बाकायदा मेरे को 180 भी तो करना, 1180 भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 1180 हमारा ईयर 0 का था। और इसी तरीके से जो है 20 × 60 कितना, 1200। जब हम बात करते हैं 1200 की, तो इधर जो है 20 गेन हो रहा है, 20 का 20 डिवाइड बाय 1180, ठीक है, 16.94%, 16.94%। तो 16.95 जो भी परसेंट आया, तो 16.95% इसकी प्रोबेबिलिटी है 35%। तो इसी तरीके से हमने x आया, x कैलकुलेट करा हमने परसेंटेज में, x शुड बी इन परसेंटेज, और इस तरीके से जो है हमने x शुड बी इन परसेंटेज, सबसे पहले तो x को परसेंटेज में हमने देखा और प्रोबेबिलिटी देके रखी है हमको। तो इसी तरीके से हमने x कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी थी, हमने px निकाला, px का समेशन x बार हो गया, और हमने जो है वो x बार निकाला। अब सिंपल सी बात है, x - x बार हमको क्या करना है, x - x बार करना है, और x - x बार डिवाइड बाय होल स्क्वायर, तो px - x बार को होल स्क्वायर। इस तरीके से जो है px - x बार को होल स्क्वायर जो आएगा, उसका अगर हम करेंगे समेशन करा हमने, बाकायदा ये आया 424.59। उसका अंडर रूट करना पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए, 20.61 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न 18.9 आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 20.61% आएगा, ठीक है। आती बात एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो के पहले हमने जो फॉर्मूले देख लिए हैं, वो तो फॉर्मूले बहुत ही ईजी थे, बेसिक से फॉर्मूले थे। जब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की हम बात करें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले अब एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो तो जो है, हमें क्या है, पोर्टफोलियो बंच ऑफ सिक्योरिटीज़ है, और हर एक स्टॉक का इन्वेस्टमेंट इतना है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो तो हम जो है परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेंगे, प्रपोर्शन वाइज कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, टोटल रिटर्न डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, क्या है, टोटल रिटर्न डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो है पोर्टफोलियो रिटर्न है, ठीक है। एक बार लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लो कि पोर्टफोलियो रिटर्न क्या है। पोर्टफोलियो रिटर्न है इसका टोटल रिटर्न डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। नोट करना कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, रिटर्न का जो है परसेंटेज में आता है, इसकी वैल्यू परसेंटेज में रहती है। तो हमने जो है टोटल रिटर्न डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट करा। कैसे टोटल रिटर्न निकाला, 5 लाख का 20% जो दे के रखा है, 3 लाख का 15% जो 45,000 दे के रखा है, और 2 लाख का 8% दे के रखा है 16,000, 1,61,000, और 1,61,000 डिवाइड बाय 10 लाख, ठीक है। तो 16.1% आया। ओके ओके, तो ये जो है हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया। एक तरीका ऐसा भी है पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने का
कि इन्वेस्टमेंट का हम प्रपोर्शन कर लेते हैं कितना, इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन कितना भैया 1/10 लाख, ये इन्वेस्टमेंट ये 50% है, ये 30% है, 20% है, ऐसे परसेंटेज से हमने कैलकुलेट कर लिया जैसे हम वर्किंग कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते थे। ठीक है, हमने वैसे कैलकुलेशन कर लिया। यही जैसे इन्होंने देख रखा है मेथड 2। ठीक है, तो एक तो होता है हमारा टोटल रिटर्न अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, और एक ये होता है जैसे KD इंटू डी। तो जैसे KD इंटू डी होता है वैसे ही तो ये कैलकुलेट जैसे हमने करा तो ये भी ऐसे ही था, KD इंटू डी, K इंटू ई, KR इंटू आर, जो एक तरीका होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट का वेट निकाल लिया, उस वेट से स्पेसिफिक रिटर्न को मल्टीप्लाई किया और हमने जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा निकाला। अब ठीक है, ये हो गया। चलो एक और क्वेश्चन आता है कि दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, एक ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये वेट से क्या बोल रही हैं कि ये स्टॉक है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है और ये वेट है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वेट दे के रखा है ना, कैलकुलेट कर लो क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ वेट दे के रखा है, तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हमने ऐसा कैलकुलेट करके रखा है। तो इसमें सारे वो वाले क्वेश्चंस कवर है जो जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएंगे, मतलब कि जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएंगे। फिर आती है बात, एक और क्वेश्चन आता है जिसमें स्टॉक दे के रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दे के रखा है, पर वेट नहीं दे के रखा है। अब वेट नहीं दे के रखा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 17.6 दे के रखा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि 17.6 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसा कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 इंटू एक्स और 12 इंटू 1 माइनस एक्स। तो अब सॉल्व फॉर एक्स, जैसे जिन्होंने एक्स की जगह जिन्होंने ले लिया WA, वेट ऑफ ए, तो जो भी है हमने एक्स ले लो या वेट ऑफ ए ले लो, जो भी है हमको जो है एक्स हमारा कैलकुलेट होगा और एक्स कैलकुलेट होगा तो एक्स कैलकुलेट हुआ 0.7, तो ऐसे करते हुए जो है हमारा वाई भी कैलकुलेट हो जाएगा। वाई इन द सेंस कि 1 माइनस एक्स हम बोल सकते हैं कि बचा हुआ पोर्शन भी हमको, वेट भी हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा 0.3। फिर आती बात कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अब हम पढ़ेंगे। आती बात हमारी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। ठीक है, तो अभी हमने जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न पढ़ा, अब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इसमें ज़रूरी है हमको ये समझना कि दो सिक्योरिटी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम से कम जितना कम से कम कोरिलेशन होगा उतनी ही कम रिस्क होगी। ठीक है, तो इसलिए हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना जरूरी है। ये 4th टॉपिक है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो मैं आपको बता दूं अभी तक हमने कितने टॉपिक करे हैं, ये 4था टॉपिक हम कर रहे हैं। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी तो इसी पे ही बेसिस है, क्योंकि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी यही बोलता है कि जितना कम कोरिलेशन है उतनी कम रिस्क रहेगी। तो अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो ये है। ओके, तो जो भी हमने पढ़ा है वो ये पढ़े है कि इंट्रोडक्शन पढ़ा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क, और हमने कोवेरिएंस पढ़ा और बाकायदा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, तो हम मीनिंग ऑफ कोरिलेशन अब हम पढ़ते हैं। ओके, तो बात आती है हमारी जो है कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन में सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। कोरिलेशन इज अ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप होती है दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो यह आता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल और लाइज बिटवीन -1 to 1। इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वी विल डिस्कस दिस टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो हम पोर्टफोलियो में इस टाइप की कोरिलेशन की हम बातें करेंगे। अब कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ऐसा जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव में ऐसा जाएगा, और अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन की हम बात करें तो ये देख रखा है स्टॉक एक्स और स्टॉक वाई, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है एक्स और वाई का। तो जब हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है एक्स और वाई का तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको एक्स का एंड वाई का निकाल रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो तो बोला नहीं है, सो एक्स और वाई है, इधर पोर्टफोलियो नहीं बोला है। ठीक है, लिख लेते हैं इधर कि एक्सपेक्टेड रिटर्न हमसे पोर्टफोलियो का नहीं पूछा है। तो सी जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स एंड वाई हमको कैलकुलेट करना है।
तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये x दे के रखा है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, हमको दे के रखा है, ठीक है, स्टॉक x, और y दे के रखा है 1 2 3 4 5, स्टॉक y दे के रखा है। अब हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि x और y का दे के रखा है, तो सिंपल से आते हैं हम, पास डेटा है तो ईयर, क्योंकि ईयर वाइज है, देखो ये ईयर है 1 2 3 4 5 ऐसे ईयर्स है, पास डेटा हमको दे के रखा है, तो इसको ऐसा करते हैं कि समेशन x डिवाइड बाय n करते, तो x बार आ जाएगा 30 + 25 + 20 + 15 + 10, तो 100 डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, तो x बार आ जाएगा 20, ठीक है। देखो x बार आ रहा है क्या 20, ठीक है, x बार 20, ऐसे y का भी हम कैलकुलेट करेंगे तो y का भी y बार आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y, तो 2 कॉलम है तो 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही है कि x - x बार p x - x बार का होल स्क्वायर, इसका एक्यूमुलेट करके अंडर रूट कर देंगे, फिर आएगा y - y बार, फिर p y - y बार का होल स्क्वायर, इसका एक्यूमुलेट करके इसको अंडर रूट कर देंगे, ऐसा चलेगा। फिर आएगा एक x - x बार और y - y बार जो होता है हमारा, ठीक है। तो अभी जो हमारी बात करी थी पी एक्स, जो मैं बोल रहा था अभी कि x - x बार कैलकुलेट किया, y - y बार कैलकुलेट किया, फिर बोला मैंने पी x - x बार और y - y बार करेंगे, पर ऐसा नहीं, इधर p तो आने से रहा, इधर p नहीं आएगा, x - x बार का होल स्क्वायर आएगा, y - y बार का होल स्क्वायर आएगा, और x - x बार का होल स्क्वायर आया, y - y बार का होल स्क्वायर आया, ठीक है, वो हमको वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, p नहीं कैलकुलेट होगा, और x - x बार और y - y बार कैलकुलेट होगा क्योंकि ये जॉइंट डेविएशन है, ठीक है। तो जॉइंट डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे, जॉइंट डेविएशन है, को रिलेशन है, दो सिक्योरिटी का को रिलेशन है, इसलिए जॉइंट डेविएशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही जो बात है कि दो सिक्योरिटी है तो जॉइंट डेविएशन होगा, और सी जॉइंट डेविएशन है तो x - x बार और y - y बार कैलकुलेशन हुआ, x - x बार और y - y बार। तो इस तरीके से जो है हमारा x - x बार y - y बार, इसका भी हमारा जो है समेशन हुआ, और ये भी 100% स्क्वायर है। तो अब इसको जो है x - x बार y - y बार है, अब हमको करना क्या है, हमको अभी पूछा है सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था कि इसका कैलकुलेशन हमने पढ़ा था कि x - x बार, क्या पढ़ा था हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x में, कि हमने जो ये समझा था इसको कि x - x बार समेशन x - x बार डिवाइड बाय n, ठीक है, तो x - x बार का समेशन है डिवाइड बाय n करा, उसका अंडर रूट करा, y - y बार का समेशन करा डिवाइड बाय n करा, उसका अंडर रूट करा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये आया हमारा जो है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन आया x और y का, कोवेरियंस x एंड y एंड को रिलेशन x एंड y। अब x एंड y का कोवेरियंस और को रिलेशन निकालना है तो हम कोवेरियंस तो निकाल लेंगे, को रिलेशन की बात आ रही है, अब को रिलेशन की बात आ रही है तो ये नया फॉर्मूला आएगा इसके लिए, को रिलेशन का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है उसके फॉर्मूले को बोलेंगे कि तो उसको हम बोलेंगे कि समेशन ऑफ x - x बार और y - y बार, ठीक है, समेशन ऑफ x - x बार y - y बार डिवाइड बाय n, और समेशन ऑफ x - x बार y - y बार को मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे p। सो ये जो है को रिलेशन और कोवेरियंस ना, तो जो है को रिलेशन और कोवेरियंस, हमने को रिलेशन पढ़ा, हमने कोवेरियंस भी पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमको जॉइंट डेविएशन है, जॉइंट डेविएशन का मल्टीप्लाई करके हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब आती बात, एक और तरीका है कैलकुलेट करने का। अभी हमने जो कैलकुलेट किया है वो हमने कोरिलेशन कैलकुलेट किया है जॉइंट डेविएशन वाला, ठीक है। अब एक और तरीका से कैलकुलेट करने का, लेट मी पुट दैट करेक्ट, कि ये जो बोला है ये थोड़ा सा इसमें स्लाइटली एरर है। वो एरर इस तरीके से है कि जो हमने ये कैलकुलेट किया है ये कोवेरियंस कैलकुलेट किया है। ये जो बात हो रही थी कि x - x बार y - y बार डिवाइड बाय n, या p x - x बार y - y बार, ये जो हमने कैलकुलेशन करा है, ये कैलकुलेशन जो है हमने जो करा है वो कोवेरियंस का करा है, ठीक है। तो वो कोवेरियंस का कैलकुलेशन करा है रादर देन वो कोरिलेशन का, ठीक है।
तो कोवेरियंस है, उसका कैलकुलेशन करा हमने, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा था, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ऐसा था SG/1 × 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। कोवेरियंस ये है कि x - x/y - y बार डिवाइड बाय n, ठीक है। तो समेशन x - x/y - y बार डिवाइड बाय n, ये हमारा होगा कोवेरियंस, क्योंकि वेरियंस की बात कर रहे हैं ना, मतलब डेविएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉइंट डेविएशन है, ठीक है। और आता है फिर बात कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन का सिंबल है कोरिलेशन XY, उसमें क्या होगा कोवेरियंस XY डिवाइड बाय रिस्क ऑफ x और रिस्क ऑफ y। तो कोवेरियंस XY जो अभी हमने कैलकुलेट किया डिवाइड बाय रिस्क ऑफ x और रिस्क ऑफ y, और हमने वो भी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये जो जॉइंट डेविएशन है, जॉइंट डेविएशन जरूरी है। जॉइंट डेविएशन मीन्स वेरियंस। बीटा फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। एंड यू कैन गेट दिस बाय यूजिंग बीटा फॉर्मूला। तो बीटा फॉर्मूला भी कुछ ऐसा ही है और इससे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम जो है कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो कोरिलेशन की बात कर रहे हैं तो कोवेरियंस आएगा और कोवेरियंस आएगा और कोवेरियंस डिवाइड बाय जो है रिस्क ऑफ x और रिस्क ऑफ y आ जाएगा। अब इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटी वी हैव टू कैलकुलेट कोवेरियंस। अब कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटी वी हैव टू कैलकुलेट कोवेरियंस। तो टू कैलकुलेट कोरिलेशन वी हैव टू कैलकुलेट कोवेरियंस फर्स्ट, और कोवेरियंस हम कैलकुलेट कर लिया है हमने x - x/y - y बार, तो उसका समेशन है, ठीक है। तो डिवाइड बाय n होता है इसका। सो ये कैलकुलेशन हमने किया, तो x - x/y - y बार डिवाइड बाय n, ये बात समेशन हमारा। और एक तरीका ये भी है जॉइंट डेविएशन का कि x - x/y - y बार, उसका समेशन वो p(x - x बार और y - y बार करना पड़ेगा। और जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन ऐसा होगा कि कोवेरियंस डिवाइड बाय रिस्क ऑफ x और रिस्क ऑफ y। अब कोवेरियंस XY मीन्स जॉइंट डेविएशन ऑफ x अराउंड x बार एंड y अराउंड y बार। तो कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस होता है जॉइंट डेविएशन, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि वो कोरिलेशन होता है, पर नहीं, वो कोवेरियंस होता है। वेरियंस, डेविएशन, वेरियंस हमको वैसे समझना पड़ेगा। तो कोवेरियंस जो है, बाकायदा जो कोवेरियंस है, तो जो कोवेरियंस होता है वो जॉइंट डेविएशन होता है ऑफ x अराउंड x बार एंड y अराउंड y बार। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फ्यूचर डेटा अपन बोल सकते हैं। तो जब पास्ट डेटा की बात आती है तो वही कोवेरियंस है, x - x बार y - y बार डिवाइड बाय n हो जाएगा, जो हमने बात करी। और जो है कोवेरियंस x आएगा होगा जो, तो वो x - x बार y - y बार डिवाइड बाय p हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय p हो जाएगा। टू प्रॉब्लम्स इन कोवेरियंस XY, इट प्रोवाइड ओनली नेचर ऑफ रिलेशनशिप। देयर आर टू प्रॉब्लम्स। अभी दो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, प्रॉब्लम है सिचुएशन, कि इट प्रोवाइड ओनली नेचर ऑफ रिलेशनशिप, कि ये तो सिर्फ नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव, नॉट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताता है पर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप नहीं बताता। इट इज ऑल्सो नॉट रेंज बाउंड, और वो भी रेंज बाउंड नहीं है। हैंस वी वांट यूनिट फ्री एंड रेंज बाउंड, ठीक है। तो हमें जो है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बताया, डिग्री नहीं बताया, और हमें जो है रेंज बाउंड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो रेंज बाउंड लाने के लिए हमको जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। वी हैव टू डिवाइड कोवेरियंस बाय, और यूनिट फ्री मतलब कि परसेंटेज स्क्वायर का फ्री होना। सो टू मेक इट यूनिट फ्री एंड रेंज बाउंड भी लाना है, मतलब वही -1 to +1, ये रेंज बाउंड है। तो हमें जो है को रिलेशन बनाना पड़ता है। तो को रिलेशन हम बोल सकते हैं कि अपग्रेड है कोवेरियंस का। अब एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 8 में स्टॉक एक्स स्टॉक वाई देके रखा है, हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो एक्स और वाई देके रखा है, और ये हमारा एक्स का रिटर्न है, वाई का रिटर्न है, ओके। सो जो स्टॉक एक्स है वो स्टॉक वाई है, इसकी प्रोबेबिलिटी देके रखी है। एक्सपेक्टेड रिटर्न तो कैलकुलेट कर ले, 20 × 0.3, 15 × 0.4, 5 × 0.2, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, वो 1 माइनस होगा। तो 20 × 0.3, 15 × 0.4, 5 × 0.2, 10 × 0.1, ये हमारा 12% कैलकुलेट हुआ एक्स का। इसी तरीके से हमारा वाई का कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन हो गया। फिर बात आती है कि जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई, तो हम क्या निकालेंगे, x - x बार y - y बार, p x - x बार y - y बार का होल स्क्वायर। और जो है हमारा x बार हमारा कैलकुलेटेड है, ये x है, तो x - x बार
मल्टीप्लाई बाय पी, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय पी, ये मल्टीप्लाई बाय पी, तो यही हुआ कि एक्स माइनस एक्स बार और एक्स माइनस एक्स बार का हमने पी से मल्टीप्लाई कर लिया, वो ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट ठीक है हमको बनाना पड़ जाएगा, और वो क्यों बनाना पड़ जाएगा अभी हम उसकी बात करेंगे। तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पी और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर पी, ये हमने क्यों कैलकुलेट किया है, क्योंकि इसका जो समीशन है इसका अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमने क्या पढ़ा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई हमने क्या पढ़ा, ठीक है। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई में हमने एक वो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है, पी से मल्टीप्लाई कर लो, इसको अंडर रूट नहीं करने का, इसको अंडर रूट करने का कि नहीं करने का, इसको अंडर रूट करने का कि नहीं करने का, समझो। कोवेरिएंस जो एक्स वाई है, तो कोवेरिएंस एक्स वाई हमेशा स्क्वायर में आता है, इसको अंडर रूट नहीं करते। कोवेरिएंस एक्स वाई जो है हमेशा स्क्वायर में आता है, सभी तो हम बोल रहे थे, बात कर रहे थे को मतलब स्क्वायर में आएगा परसेंटेज, तो आंसर जो है वो परसेंटेज स्क्वायर में आएगा। तो इसको ही तो हमको यूनिट फ्री करने के लिए कोरिलेशन लेकर आ रहे हैं। तो इधर अगर हम बात करें तो आंसर जो है परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, और आंसर इनफैक्ट रेंज बाउंड भी नहीं है। अब टू प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो आंसर परसेंटेज स्क्वायर में। तो हम जब बात करते हैं कोवेरिएंस की, तो कोवेरिएंस जो हमने कैलकुलेट किया है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार और मल्टीप्लाई बाय जो हमने जैसे पी करा, तो उसमें ऐसा ही होगा कि इसका समेशन हम निकालेंगे, तो ये है जो परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, ये रेंज बाउंड नहीं है, ये परसेंटेज स्क्वायर में आया, देखो 61.8% हो रहा है वो, ठीक है। अब ये हमने कर लिया कैलकुलेट, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करने का है, हमने कोवेरिएंस निकाल लिया, अब हमें कोरिलेशन निकालना है, क्योंकि क्या कोरिलेशन पूछा है एक्स एंड वाई का, वो कोरिलेशन क्या है, कोवेरिएंस डिवाइड बाय एस डी इंटू एस डी। तो कोवेरिएंस क्या है, जो हमने निकाल लिया परसेंटेज स्क्वायर है, उसको यूनिट फ्री करने के लिए एस डी डिवाइड बाय एस डी कर रहे हैं, उसको रेंज में डालने के लिए। अब देखो -1 से +1 के बीच में आएगा कोरिलेशन, और देखो आया -0.877, ये हो गया रेंज में आ गया। अब कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कोरिलेशन का कंसेप्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन का कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो कोरिलेशन का कंसेप्ट अभी तो हमने पढ़ा, जो है हमने फॉर्मूला तो देखा ना कि कोवेरिएंस डिवाइड बाय एस डी इंटू एस डी। चलो कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन देखते हैं। अब देखो, तो अगर अपन देखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है, सपोज देयर आर 2 सीजन कस्टम समर एंड विंटर। सपोज करो कि 2 सीजन है, समर और विंटर, एंड देयर आर 2 स्टॉक, तो 2 सीजन है 2 स्टॉक है, ठीक है। तो सपोज देयर आर 2 सीजन समर एंड विंटर एंड देयर आर 2 स्टॉक आइसक्रीम एंड वूल एंड क्लोथ्स, तो 2 सीजन है समर एंड विंटर और 2 स्टॉक है आइसक्रीम एंड वूल एंड क्लॉथ। अब देखो सीजन है समर विंटर, प्रोबेबिलिटी आइसक्रीम और वूलन क्लॉथ है, तो इसमें अब जो है प्रोबेबिलिटी आइसक्रीम और वूलन क्लॉथ जो है, वो प्रोबेबिलिटी आइसक्रीम और वूलन क्लॉथ क्या है कि प्रोबेबिलिटी है 0.5 आइसक्रीम और वूलन क्लॉथ, ये हमको दे के रखा है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ये आइसक्रीम और वूलन क्लॉथ का बता के रखा है कि समर सीजन में की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और विंटर की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और आइसक्रीम और वूलन क्लॉथ के बारे में बता के रखा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक हमको निकालना है। स्टॉक कौन सा है, आइसक्रीम एंड वूलन क्लॉथ, तो हमको सिंपल सी बात है कि जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ईच स्टॉक का हमें रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। अब ईच स्टॉक का रिटर्न कैलकुलेट करने की बात है, तो इधर तो प्रोबेबिलिटी दे के रखा है, तो ईजी है कैलकुलेट करना, सीजन वाइज है ना, तो कैलकुलेट करना तो ईजी है ना। अगर हम रिटर्न की बात करें तो हम ये प्रोबेबिलिटी से जो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो एक्स बार आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो एक तरीके से 15 और 5 20 आया प्रोबेबिलिटी, या 20 आया हमारा रिटर्न, जो हम बोल सकते हैं एक्स बार आया। फिर ये एक्स बार हमारा रिटर्न आ गया, यही तो हमको पूछना था, तो एक्स बार हमारा रिटर्न आया। फिर बात वूलन की, तो वूलन में भी 10 का 0.5 मतलब 5 और 5 40 का 0.5 आया 20, तो 25 जो है हमारा, ये 25 हमारा जो है रिटर्न है, ठीक है। ये 25 हमारा रिटर्न है, तो एक्स बार 20 और वाई बार 25% आया, और इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, कोई दिक्कत नहीं, हमको आ भी रहा है कैलकुलेट करते।
स्टैंडर्ड डेविएशन ईच स्टॉक का हमको निकालना है, तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वापस फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये पी दे के रखा है तो मल्टीप्लाई बाय पी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय पी करके जब उसको है हम उसको अंडर रूट करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय पी करके इसको हम करेंगे अंडर रूट, ठीक। और रही बात आती है अगर हम समझें तो हम अगर देखें तो ऐसा है कि इनफैक्ट जो है एक्स माइनस एक्स बार, सो अगर हम बात करें तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो ठीक है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन हमने जो है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया, अब हमको समझना पड़ेगा कि जो है पूछ कर रहे हैं को रिलेशन बिटवीन आइसक्रीम एंड वूलन क्लॉथ, को रिलेशन के लिए हमको पहले कोवेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जब कोवेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ेगा समझो, कोवेरिएंस क्या है एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार परसेंटेज स्क्वायर में आएगा, उसको यूनिट फ्री करना है। अब उसको यूनिट फ्री करना है तो सिंपल सी बात है, अगर उसको हमको यूनिट फ्री करना है तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से हमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमारा आएगा यूनिट फ्री, ठीक है। उसको रेंज बाउंड करना है, सिंपल सी बात है, उसको रेंज बाउंड करना है, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई से बाकायदा हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इधर बात करें को रिलेशन बिटवीन आइसक्रीम एंड वुलन क्लॉथ, तो हमने देखा कि जो है कोवेरिएंस आया, सबसे पहले तो हम कोवेरिएंस निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, अब डिवाइड बाय एन तो करने से रहे, मल्टीप्लाई बाय पी हमको करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय पी करा, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार है वाई माइनस वाई बार है, अब -75 आया एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, और मल्टीप्लाई बाय हमने जो है पी करा, तो प्रोबेबिलिटी तो दे के रखी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी हमको दे के रखी, ठीक है। तो ये जो है हमने एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार जो है हमने मल्टीप्लाई बाय पी करा, तो हमारा आया है -75। वैसे ही जो है हमने, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पी करा, ये 0.5 और 0.5 ऐसे करते हुए जो है हमने जो कैलकुलेशन करा, समेशन जो है ये आया हमारा कोवेरिएंस, ये जो समेशन है ये आया हमारा कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस जो है कोवेरिएंस बाकायदा डिवाइड बाय एस डी इंटू एस डी, तो एस डी है 10% और एस डी है हमारा उधर से 15% जो हमारा एस डी आया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है एस डी और एस डी कैलकुलेट हुआ, 10% और 15%, और हमारा जो है को रिलेशन हमारा आया, क्योंकि क्वेश्चन में को रिलेशन हमसे पूछा और एस डी हम निकाल चुके थे। अब क्या पूछ रहा है वो, अब ये पूछ रहा है कि सबसे पहले ये हमने कैलकुलेट कर लिया, चलो पूछ रहा है इफ़ वी इन्वेस्ट 60% ऑफ आइसक्रीम, 60% इन आइसक्रीम एंड 40% इन वुलन क्लॉथ, तो ठीक है अगर हम समझे तो हमने क्या किया कि 60% इन आइसक्रीम और जो है 40% इन वुलन क्लॉथ अगर हमने कैलकुलेट किया, तो अगर इन्वेस्टमेंट करा है 60% आइसक्रीम में 40% वुलन क्लॉथ में, हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो सिंपल सी बात है एक्सपेक्टेड रिटर्न तो ऐसे ही निकाल लेंगे। आइसक्रीम और वुलन क्लॉथ का रिटर्न तो हमको पता ही है ना, एक बार वाई बार का के लिए निकाला हमने, तो आइसक्रीम और वुलन क्लॉथ का रिटर्न हमको पता है, एक बार वाई बार कैसे निकालना है हमको, कि रिटर्न हमको पता है कितना कितना इन्वेस्टमेंट करा है, उसको मल्टीप्लाई करके हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाला जो है हमारा 22%, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, सी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो हमने अभी तक निकाला क्या, अभी तक हमने निकाला क्या, अभी तक हमने निकालने की बात ही नहीं, क्योंकि को रिलेशन चल रहा था, हमने कोवेरिएंस पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो ये तो नया चीज़ आ गई। तो हमको तो यही पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो तो नहीं पता, बट हमको हाँ ये पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्स और वाई का निकालते आता है, जो हमने करा है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। अब डिवाइड बाय एन कर दो, तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और जो है उसका अंडर रूट करो, वाई माइनस वाई बार का न्यूमरेटर का होल डिवाइड बाय एन, उसका हमने अंडर रूट करा, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। या तो प्रोबेबिलिटी होती थी एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय का होल स्क्वायर इंटू पी, और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इंटू पी। तो इस तरीके से हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन हमने करा, ठीक है। पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, अब इसके लिए सको समझो, इधर जो है को रिलेशन, पहले को रिलेशन कितना आया इनका, जो को रिलेशन है वो को रिलेशन आया -1, ओके, परफेक्टली नेगेटिव को रिलेशन आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो देखते हैं। सी दो सिक्योरिटी है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
सी इसमें जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको जो है हमें समझने का, ठीक है, यही इसी हद तक जो है हमारा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब पोर्टफोलियो का फॉर्मूला कैसा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए है, तो ए इन द सेंस ये बोलना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो ए हम जो निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और वेट ऑफ ए का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है वेटेड है और स्टैंडर्ड एस डी बी और वेट बी, ठीक है। और आखिरी में आएगा को रिलेशन, क्योंकि दोनों में को रिलेशन है, ठीक है। तो दोनों में को रिलेशन जरूरी है, को वेरिएंस का तो अपग्रेडेड वर्जन है को रिलेशन, ठीक है। तो को वेरिएंस का तो अपग्रेडेड वर्जन है, तो ये को रिलेशन ए भी आया। मतलब कि सिंपल सी बात है, हियर वी हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन 2, इधर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न तो कैलकुलेट करना ही है, इधर हमें जो है x माइनस एक्स बार हमको को वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। को वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है तो हमारा जो है को रिलेशन भी आ जाएगा और जो है पोर्टफोलियो का रिस्क भी आ जाएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये फुल फ्लेश कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने जो है ओके इधर नहीं करना था, हमको इधर लिखना था। 1 सेकेंड। तो ये जो हमने जो कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट भी ऐसे ही हुआ है कि हमने बकायदा एक्सपेक्टेड रिटर्न था, ठीक है। अगर हम देखें तो अगर इसका कैलकुलेशन देखें, उसका सम देखें, तो हमें सिंपल सी बात है, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना था तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है जो हमने बात करी थी कि एस डी, जो एस डी है, ठीक है, एस डी दे के रखा है, एस डी दे के रखा है 100, ठीक है, और वेट दे के रखा है इसका, ठीक है, 0.60। तो ये देखो, अगर इसका देखें हम, अगर एस डी देखें तो एस डी दे के रखा है, ठीक है, और उसका वेट भी दे के रखा है 0.60। तो हम देखें अगर तो इसमें ना एक नई चीज़ ये भी है कि इधर -1 आया, को रिलेशन -1 आया, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो हमारा पोर्टफोलियो का फॉर्मूला ये होता है, पर इधर अगर को रिलेशन हमारा जैसे -1 आया तो ऐसे केस में जो है ये -2a भी हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी, अब हमको a और b निकालना है, और a हमारा क्या है जी, a और b निकालना है। तो अगर हम देखें स्टैंडर्ड डेविएशन a और वेट ऑफ a और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ b और वेट ऑफ b, तो ऐसे करते हुए कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। पर अगर पोर्टफोलियो का हमारा जो है परफेक्ट पॉजिटिव होता, तो ऐसे केस में क्या होता, परफेक्ट पॉजिटिव हो जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो जो होता है वो एफ डी इंटू डब्ल्यू ए, तो एफ डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक 1 इंटू वेट ऑफ स्टॉक 1 प्लस एफ डी इंटू स्टॉक 2 मतलब वेट ऑफ स्टॉक 2। जैसे करते हुए जो है पोर्टफोलियो होता है 9.2%। तो परफेक्टली पॉजिटिव परफेक्टली नेगेटिव हमने पढ़ा, ठीक है। ये परफेक्टली नेगेटिव है तो इस तरीके से आंसर जो आता वो अलग आता, ठीक है। ये परफेक्टिव नेगेटिव को रिलेशन है, ठीक है, ये अपना हो गया। अब हमको समझना पड़ेगा कि इसमें जो है वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी हमको दे के रखा था क्वेश्चन में। अगर हम बात करें तो वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी दे के रखा था कि कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इफ यू इन्वेस्ट 60% और 40%। इस तरीके से जो है अगर हमको 60% इन्वेस्टमेंट करना है, 40% इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक भी में, जैसे करते हुए हमको वेट दे के रखे थे, ठीक है। तो अब हमको जो है वेट दे के रखे थे, इन केस कभी वेट नहीं दे के रखा हो तो, ठीक है। अब चलो ये भी है कि वेट हमको दे के रखे, ठीक है। कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ऑप्टिमल वेट क्या होगा, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि ऑप्टिमल वेट क्या होगा, तब आप क्या करोगे। अब सी सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो है हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो भी निकाला, बाकायदा हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाला। को रिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है। अब को रिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकाला जो a माइनस बी आ रहा था, बाकायदा a माइनस बी हमने कैलकुलेट किया, तो a माइनस बी जो होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आ गया, ठीक है। अब जो है स्टैंडर्ड डेविएशन अभी भी जो है पोर्टफोलियो 10% आ रहा है, मतलब कि समझो
परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बस बोलता है कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो रिस्क का रिडक्शन होगा जोर से, रिस्क का रिडक्शन होगा, अच्छा खासा रिस्क का रिडक्शन होगा, और रिस्क जीरो रिस्क पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं परफेक्ट नेगेटिव उससे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन से। ठीक है, तो जितना अच्छा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है भैया, परफेक्ट नेगेटिव है तो रिस्क रिडक्शन भी होगा। अब रिस्क रिडक्शन करने के लिए हमको अप्रोप्रिएट वेट होना चाहिए। ठीक है, तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दैट डजंट मीन कि रिस्क रिडक्शन हो जाएगा, आपको अप्रोप्रिएट वेट भी सिलेक्ट करना पड़ता है, और ऐसे कैसे आपका जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनता है। तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन डजंट मीन कि रिस्क हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमने वही बात करी कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है जो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिस्क जीरो हो जाएगा। टू मेक जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, कि अगर हमें जब जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनाने का है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमको जो है, जब अगर जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन सिक्योरिटी शुड बी अप्रोप्रिएटेड बाय अप्रोप्रिएट वेट, उसको बाकायदा अप्रोप्रिएट वेट भी देना पड़ेगा। मतलब कि ये परफेक्ट नेगेटिव है और 60% एंड 40% है, दैट डजेंट मीन कि जो है इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जीरो रिस्क पोर्टफोलियो हो जाएगा, क्योंकि 60% और 40% है। अब हमको अप्रोप्रिएट वेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिमल वेट। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होगा दूसरे का एसडी डिवाइड बाय दोनों का एसडी। पहले का वेट का कैलकुलेशन होगा दूसरे का एसडी डिवाइड बाय दोनों का एसडी, दूसरे का एसडी डिवाइड बाय दोनों का एसडी, मतलब कि वेट ऑफ जो है हमारा दूसरे का एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दूसरा डिवाइड बाय दोनों का एसडी। फिर एक का कैलकुलेट हुआ तो दूसरे का भी कैलकुलेट हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, एक का वेट, तो दूसरे का एसडी मतलब क्या 40। तो दूसरे का एसडी क्या है, हमको पहले एसडी निकालना पड़ेगा, तो 5 डिवाइड बाय 25, दूसरे का एसडी डिवाइड बाय दोनों का एसडी, तो 5 डिवाइड बाय 25 ये है 20, तो वेट ऑफ ए है 20, और वेट ऑफ बी क्या होता है 1 माइनस वेट ऑफ ए। तो हमारा जो हो गया इस तरीके से पोर्टफोलियो कैलकुलेशन हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि हमने जो है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बना लिया, दूसरे का एसडी माइनस दोनों का एसडी, तो हमने वेट निकाला, वेट ऑफ बी 1 माइनस वेट ऑफ ए। अब केस 3, इफ कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक इज अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव देन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैन बी रिड्यूस। देखो, अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव नहीं है तो उसमें रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का रिड्यूस कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि सो इफ कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक इज अदर देन परफेक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है, नेगेटिव है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमल वेट, एंड सच पोर्टफोलियो इज कॉल्ड मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ठीक है, तो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो एंड मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ठीक है, तो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो है, तभी अपन ने बात करी थी कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन पे जो है वो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बनता है। पर मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो अगर रिस्क जो है इफ़ नॉट अबव मतलब कि वो पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं है, परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, तो ऐसे केस में रिड्यूस हो सकता है, पर कान मेक टू जीरो, हम उसको जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, अपन ने जो देखा परफेक्ट वेट निकाल के दूसरे का एसडी डिवाइड बाय दोनों का एसडी, ऐसे करते हुए हमने जो है वेट निकाला बाकायदा। ओके, तो हमने बात कर ही ली है कि इफ कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक वो अदर देन परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ऐसे केस में रिस्क रिड्यूस हो जाएगा पर ज़ीरो नहीं होगा। तो ऑप्टिमल वेट कैसे कैलकुलेट करें, तो जो ऑप्टिमल वेट है वो क्या होगा, वेट ऑफ ए वो ऑप्टिमल वेट क्या होना चाहिए। एक तो अपन ने पढ़ा था कि दूसरे का एसडी डिवाइड बाय दोनों का एसडी, वो तो हमने ज़ीरो रिस्क पोर्टफोलियो का पढ़ा। पर जब बात आती है कि जो है हमारा ऑप्टिमल वेट क्या होगा जब हमको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है, तो ऐसे केस में ठीक है दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस क्यों, क्योंकि अगर आप कोरिलेशन का फॉर्मूला देखोगे तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस डिवाइड बाय एसडी, कोरिलेशन डिवाइड बाय एसडी, क्योंकि उसको अपन बोला ही था ना अपन को कि वो यूनिट फ्री करना पड़ता है, और यूनिट फ्री हमें करना पड़ता है, बाकायदा उसको रेंज में लाना पड़ता है, ये हमने पढ़ा था। तो हम कोवेरिएशन को करें तो कोवेरिएंस हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कोरिलेशन इनटू ए और बी का मल्टीप्लाई करके, तो दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस और दोनों का वेरिएंस माइनस दो कोवेरिएंस, तो दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस और दोनों का वेरिएंस और दो कोवेरिएंस, ये आया हमारा वेट। ए का वेट आया, बी का वेट आया वेट ऑफ बी 1 माइनस वेट ऑफ ए,
इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा। तो ऑप्टिमल वेट आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका हम एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेटिव पोर्शन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है एक्सपेक्टेड रिटर्न देके रखा है आपको। तो ये जो है एक बार इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ए और बी का स्टॉक का देके रखा है, को रिलेशन देके रखा है, हमको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास वेट ऑप्टिमल होना चाहिए, और वेट में हमने क्या पढ़ा था, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस, ठीक है, और दोनों का वेरिएंस माइनस दो कोवेरिएंस। तो दूसरे का वेरिएंस के लिए दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। अब रही बात देखें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो देके रखा है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न देके रखा है 12%, 15%, और स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है 5% और 9%, ठीक है। अब जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी देके रखा है, राइट। अब हमको कोरिलेशन भी देके रखा है, तो दूसरे का वेरिएंस है, सब ये फिगर देके रखे हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, कोरिलेशन भी देके रखा है, तो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन देके रखा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जब हमने एक बार पर्टिकुलर वेट निकाल लिया तो हम जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो भी निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है। अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो तो अपन ने पढ़ा ही था कि परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव हो तो बात अलग है, अदरवाइज तो क्या है, समेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और -2 + 2ab, क्योंकि इधर कोरिलेशन जो है वो 0.15 है। तो वेट ए आर ए इंटू वेट ए और सिग्मा ए इंटू वेट ए और सिग्मा बी, वेट बी और सिग्मा बी। तो ऐसे वेट ए सिग्मा ए मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, और वेट बी और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू आर ए बी, ठीक है। तो कोई इसका छोटा फॉर्मूला फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। अब द स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 3 रिस्क पोर्टफोलियो का, तो 3 रिस्क पोर्टफोलियो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab है तो कोरिलेशन ए बी का 2bc, ठीक है। तो 2bc कर सकते हैं, 2ac कर सकते हैं, जो भी है, तो कोरिलेशन वैसा शिफ्ट हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा लग जाएगा। तो 3 रिस्क पोर्टफोलियो है, ठीक है। और 3 रिस्क पोर्टफोलियो पे क्वेश्चन है कि नहीं है, ओके। अब हम जो है कैलकुलेट करते हैं। ये है पीएम का क्वेश्चन नंबर 13, और पीएम का क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो से इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने डिराइव करी होगी। अराउंड 1 घंटे का है वीडियो, ठीक है। तो 1 घंटे का वीडियो है, होप सो आपने ये सब डिराइव करा होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।